इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गांधीवाद से जुड़े तमाम उन प्रमुख बिंदुओं को जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। गांधीवाद सिद्धांतों, मतों, नियमों, विनियमों एवं आदेशों का समूह नहीं, अपितु वह एक जीवन शैली है। वह एक नवीन दिशा की ओर इंगित करती है अथवा मानव जीवन की समस्याओं के संबंध में पुरातन दशा का पुनर्स्थापना करती है और वर्तमान समस्याओं के लिए प्राचीन साधनों को प्रस्तुत करती है। यदि गांधीवाद से हमारा आशय किसी निश्चित सिद्धांत या सूत्र से है जिसे कि निश्चित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और जिसे गांधी जी के समस्त अनुयायियों और शिष्यों को मानना चाहिए, तो निश्चित रूप से ही गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। आचार्य कृपालिनी के शब्दों में गांधीवाद जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आई है। इसके अलावा गांधी जी कोई तत्ववेता नहीं है। उन्होंने किसी प्रणाली को जन्म नहीं दिया। प्रारंभ से वे अग्रणी समाज सुधारक रहे हैं। वे सर्वोपरि कार्य प्रधान पुरुष हैं। उनकी आस्था पुराने ज़मानों के विचारकों जैसी है। हिंदू धर्म के समान गांधीवाद एक भावना है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यह एक मनोवृत्ति है, कोई मतांतर नहीं। यह सोचने तथा जीने की प्रक्रिया है, न कि कसकर बंधा हुआ संगठन। गांधी जी स्वयं गांधीवाद की त्रुटिपूर्ण चिरंतन के रूप में धर्म के श्रद्धालु पुजारी हैं। फिर भी वह ईश्वर प्रेम तथा सत्य प्रेम की निरंतर मृग तृष्णा जैसे आदर्श हैं। अतः गांधीवाद कोई सूत्र नहीं है। यह गांधी का उनके विशिष्ट उपायों द्वारा मानव जाति में तथा भारत की उसकी सेवा में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश करने वाला ईश्वर की प्रति जीवन भर का लगाव है। अतः गांधी जी एक महान सुधारक तथा कर्मयोगी थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन हेतु उन्होंने इन्हीं पवित्र साधनों का प्रयोग अक्सर उनके विचारों के लोग गांधीवाद का नाम देते थे। गांधीवाद का सार सत्याग्रह है। यह राजनीतिक सिद्धांतों और व्यवहार गांधी जी की महत्वपूर्ण देन है। यह सत्याग्रह का वह केंद्र है जिसके चारों ओर उनकी अन्य धारणाएं जैसी राजनीति का आध्यात्मिकरण, साधनों तथा साध्य की एकता, विश्व की नैतिक प्रकृति तथा अपने सिद्धांतों के लिए कुछ भी कष्ट उठाने, यहाँ तक कि मरने तक का संकल्प घूमती है। गांधी जी की प्रेरक शक्तियाँ। गीता ने गांधी जी को जो सर्वाधिक प्रभावित किया, उन्हें कर्मयोगी बनाया। गांधी जी का कहना था, जब मुझे शंका घेर लेती है, जब निराशा मेरी ओर झांकती है और क्षितिज में प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवत गीता का आश्रय लेता हूँ। अहिंसा में गांधी जी का विश्वास पैतृक था। उनके पिता वैष्णव थे। इंग्लैंड जाने से पहले गांधी जी को जैन साधु बेचर ने मदिरा, स्त्री और मांस का सेवन करने की 3 प्रतिज्ञाएं कराई थी, सेवन न करने की। इसके अतिरिक्त गांधी जी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। गांधी जी जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट पुस्तक से भी प्रभावित थे। गांधी जी के शब्दों में, उस पुस्तक ने मेरे जीवन की दिशा बदल दिया। इस पुस्तक ने गांधी जी ने 3 बातें इस पुस्तक से ग्रहण की। पहला, वह आर्थिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है जिसमें सभी लाभान्वित होते हैं। दूसरा, एक वकील के कार्य और एक नाई के कार्य में मूल्य समान है, कारण प्रत्येक को अपना कार्यानुसार जीविका अर्जित करने का अधिकार है। तीसरा, मजदूर का जीवन ही सच्चा जीवन है। चौथा, गांधी जी पर टॉल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर के साम्राज्य आपके अंदर है का व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहा था, मेरा संशय और नास्तिकता दूर हो गई और अहिंसा के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। इसके अलावा गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने में कुरान, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल ने भी सहयोग दिया। अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी की विचारधारा में अनेक नैतिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं चलाया है। गांधी जी के प्रमुख राजनीतिक विचार। धर्म और राजनीति। गांधी जी ने धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध मानते हुए पोलक से कहा था कि जिन धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आया हूँ, उसमें से अधिकांशतः हृदय के वेश में राजनीतिज्ञ हैं, किंतु जिस भी राजनीति का हृदय वेश धारण कर रखा है, जिसने भी राजनीति का हृदय वेश धारण कर रखा है, वो हृदय से धार्मिक व्यक्ति हैं। गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं, तो इसका केवल यही कारण है कि राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है और जिससे चाहे कितना भी प्रयास करें बाहर नहीं निकल सकता। मैं उस सर्प से संग्राम करना चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूं।
राजनीति में धर्म की महत्ता के विषय में गांधी जी कहते हैं कि जरा भी संकोच किए बिना तथा नितांत विनम्रता से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं, वे जानते नहीं कि धर्म का क्या अर्थ है। गांधी जी पुनः कहते हैं, मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति का कोई सत्ता नहीं है। राजनीति धर्म की साधन मात्र है। उनका कहना था कि धर्म के बिना राजनीति माया जाल है जो आत्मा का हनन करती है। इसी कारण उन्होंने नास्तिकतावाद की नीति पर आधारित सभी समकालीन दर्शनों की निंदा की। धर्म का अर्थ गांधी जी के लिए बहुत व्यापक था। वे कहते थे कि धर्म एक जीवित शक्ति है जो कि समाज के विकास के साथ ही जन्म लेती है। धर्म के प्रति उनका चिंतन रूढ़िवादी नहीं है। उनके अनुसार सच्चे धर्म का निहितार्थ अडिग रूप से मानव की भौतिक नैतिक मूल्यों को बल देना है। धर्म का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास तथा संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम है। एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि स्वयं धर्म को इस समाज से उखाड़ फेंकने का प्रयास जंगली हंस का पीछा करने की तरह है। यदि ऐसा प्रयास सफल हो जाए तो उसका अर्थ होगा समाज का विनाश। गांधी जी के अनुसार धर्म का संबंध अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को उचित रूप से निभाना है। इस प्रकार धर्म से संबंधित गांधी जी की दृष्टि संकीर्ण न होकर व्यापक है। गांधी जी एक सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके लिए ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी एक धार्मिक धर्मनिरपेक्षतावादी हैं। उनके विचार में धर्म एक पवित्र शक्ति का पर्यायवाची है, सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए विवेक को उत्प्रेरित करने वाला तत्व है। अब ये पहला विचार था गांधी जी का धर्म और राजनीति का। अब दूसरा है राज्य संबंधी विचार। हम गांधीवाद को इस वाद की दृष्टि से धार्मिक तथा दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में रख सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता व प्रकृति और चरित्र की निंदा की और उसके स्थान पर अंततः दमन व उपकरण से रहित एक आदर्श समाज का समर्थन किया। GN धवन के अनुसार गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी हैं, फिलोसफिकल एनार्थिस्ट, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्त शासी ग्रामीण समुदाय के वर्गहीन राज्यहीन लोकतंत्र से ही है संभव है, जो दमन के बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय सेवा पर, संग्रह के बजाय त्याग पर तथा अधिकतम मात्रा में केंद्रीकरण के बजाय स्थानीयकरण पर व व्यक्तिगत उपक्रमों पर आधारित हो। गांधी जी ने राज्य को हिंसा तथा शोषण के यंत्र के रूप में देखा। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तरों पर राज्य की उपयोगिता को अस्वीकारा है। गांधी जी ने राज्य के संबंध में कहा कि राज्य भले ही उसका स्वरूप प्रजातांत्रिक हो वह हिंसा पर आधारित है, अतः वे राज्य के साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आदर्श सामाजिक व्यवस्था राज्य विहीन प्रजातंत्र है। उनके अनुसार राज्य हिंसा के संकेंद्रित तथा संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा है परंतु राज्य आत्मा विहीन यंत्र है। अपने अस्तित्व मात्र के लिए उसे उस हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर है। उन्होंने पुनः कहा कि मैं राज्य की शक्ति में हर वृद्धि को अधिकतम भय के भाव से देखता हूँ, क्योंकि शोषण को कम करते हुए अतः स्पष्ट रूप से भला काम करते हुए भी यह व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति को अधिकतम हानि पहुँचाता है, जो सभी प्रकार की प्रगति में बाधक है। गांधी जी एक नए प्रकार के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जो पूर्ण न्याय तथा समानता को निश्चित करे। जीवन की ऐसी आदर्श अवस्था में राजा तथा रंक, वकील तथा भंगी के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा तथा कुत्ते को भी न्याय मिलेगा। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक है। वह अपना शासन इस प्रकार करता है कि अपने पड़ोसी के मार्ग में कभी अवरोध नहीं होता। अतः आदर्श राज्य में कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि वह कोई राज्य ही नहीं। इसे ही गांधी राम राज्य कहते हैं। गांधी जी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी कल्पना के उपरोक्त समराम राज्य या आदर्श समाज, जो कि ग्राम संघ तथा ग्राम समाज दोनों की ऐच्छिक संगठन के आधार पर टिका होगा, जिसमें सत्ता विकेंद्रित होगी, यह वर्ग और राज्य विहीन समाज व्यवहारिक नहीं है। इसलिए गांधी जी एक अहिंसक राज्य आना समाज की कल्पना करते थे। अपने उपरोक्त विचार के कारण गांधी जी व्यक्तिवादियों की तरह राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में हैं। फिर भी उन्हें व्यक्तिवादियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि व्यक्तिवाद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें श्रमिकों का शोषण होता है, जबकि गांधी जी ने मशीनों की औद्योगिकरण व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था की घोर विरोध करते हुए कुटीर व हथकरघे के उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना भी की गई। प्रथम, हम अराजकतावादियों के इस दोषारोपण से सहमत नहीं हो सकते कि राज्य सदा दमन और शोषण का उपकरण रहा है तथा
अब भी ऐसा है। यदि उसने मानव स्वतंत्रता को नष्ट किया है तो सुरक्षा व कल्याण के कार्य भी किया है। राज्य सत्य जीवन का पहला शर्त है। द्वितीय, गांधी जी ने मानव प्रकृति के परिवर्तन पर बहुत अधिक भरोसा किया है। मेडिसन के अनुसार यदि मानव फरिश्ते होते तो किसी शासन की आवश्यकता नहीं होती। यथार्थ यह है कि मानव कभी इतना अच्छा नहीं बन सकता जैसे गांधी ने कल्पना की है। इस कारण राज्य बना रहेगा। आदर्श समाज या राम राज्य का चरित्र अत्यधिक आकर्षक हो सकता है, परंतु यह सब कुछ परिकल्पित है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संगठन के रूप आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं के साथ निपटाने में पूर्णतया अनुपयुक्त होगा। जोर ने पश्चात अराजकतावादी की आलोचना में जो कुछ कहा वह यह लागू होता है कि संपूर्ण सिद्धांत निश्चय की अस्पष्टता है, क्योंकि रूपरेखा में सरल होते हुए भी इसका अस्तित्व केवल रूपरेखा तक संभव है। तीसरा पॉइंट है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के समस्त चिंतन की आधारशिला है। सत्य के संबंध में गांधी जी ने कहा, तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा द्वारा ही सत्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा के बिना सत्य अपूर्ण है। उनके अनुसार अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। गांधी जी ने अहिंसा को प्रत्यक्ष सामूहिक कार्रवाई की सफल तकनीक के रूप में प्रतिष्ठा किया है। गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए। पहला, अहिंसा का उच्चतम रूप जिसे एक बार अपनाता है वीर पुरुष अहिंसा की पूर्ण आस्था रखने के कारण हिंसा से बचता है और पूरे विश्वास के साथ अहिंसा का पालन करता है। गांधी जी ने इसे ही वास्तविक और सच्ची अहिंसा माना। दूसरा, वह अहिंसा जिस नीति के रूप में ग्रहण किया जाता है, ऐसी अहिंसा में निर्बलों की अपेक्षा दुर्बलों का समावेश होता है। इसमें हिंसा की संभावना रहती है। तीसरा, अहिंसा कायरों की अहिंसा है जो निष्क्रिय होती है। ऐसे व्यक्ति डर के कारण हिंसा करने का साहस नहीं करते। गांधी जी ने इस प्रकार की अहिंसा से हिंसा को उचित मानते हैं। गांधी जी के शब्दों में, जब मेरे सम्मुख केवल 2 ही विकल्प रह जाएंगे, कायरता और हिंसा, तो मैं हिंसा के लिए सलाह दूंगा। इसके बजाय कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही आत्मसम्मान का शिकार बने रहे, मैं यह पसंद करूंगा कि वह अपने सम्मान के लिए हथियार उठा ले। अहिंसा के संपूर्ण अर्थ के रूप को किस रूप में गांधी जी ने उसके प्रचार को किया कि इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि एक नेता तथा विचारक के रूप में गांधी जी की महानता उनके द्वारा अहिंसा के व्यक्तिवादी संदेश को प्रत्यक्ष सामूहिक कार्यवाही की एक सफल तकनीक में परिवर्तित करने में निहित है। अहिंसा केवल दूसरों का दुखाने या हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने से दूर रहने का नकारात्मक कार्य नहीं, बल्कि वास्तव में यह सकारात्मक आत्मत्याग तथा रचनात्मक कष्ट सहने के प्राचीन नियम का प्रतिनिधित्व करती है। अहिंसा परम आवश्यक रूप में ईश्वर के सत्य का अभिन्न अंग है। अहिंसा का सामाजिक प्रयोग आध्यात्मिक तत्वज्ञान तथा सामाजिक दयालुता में वृद्धि की निहित आवश्यकता की स्वीकृति के आधार पर स्वतः सिद्ध है। जीवन के प्रति प्रेम तथा सम्मान के नियम को यदि व्यवहार में लाया जाए तो अनिवार्य रूप से इसके राजनीति तथा सभ्यता के स्वर गुणवत्ता तथा चरित्र उन्नत होंगे। अतः राजनीति का गांधीवादी दर्शन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रेम का आग्रहपूर्वक वश में करने वाली दृढ़ शक्ति पर बल देने की निहित है, जो शक्ति रहित परिवर्तन के माध्यम से समूहगत तथा राष्ट्रीय तनावों व संघर्षों का समाधान कर सकती है। गांधी जी अहिंसा की अवधारणा की निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, अहिंसा की धारणा इतनी आध्यात्मिक है कि राजनीतिक क्षेत्र में वह अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। गांधी जी अहिंसा की धारणा राजनीति के सैद्धांतिक क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है। राजनीति के व्यवहारिक क्षेत्र में मैकियावेली तथा हॉब्स के नियम भी अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। यद्यपि गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत इतना व्यापक है कि अनेक दिशाओं में समाहित कर सकता है, परंतु यह इतना संकुचित भी है कि यह उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। यद्यपि गांधी जी का कहना है कि अहिंसा की उनकी धारणा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रासंगिकता रखती है, यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उसकी कोई सार्थकता नहीं है। 1940 में ब्रिटिश शासन ने गांधी जी के सुझावों को रद्द कर दिया कि विश्व युद्ध अहिंसात्मक साधनों से लड़ा जाएगा। गांधी जी के एक प्रशंसक तक की यही कहना है कि विश्व युद्ध कूटनीति में अहिंसा का प्रयोग सुझावों से भी कुछ सुझाव मुझे आदर्शवादी तथा असंतोषजनक दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है सत्याग्रह। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्य और अहिंसा को व्यावहारिक रूप देने के लिए सत्याग्रह को साधन के रूप में अपनाया। सत्याग्रह
सत्य के लिए नैतिक दबाव है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना। सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह सत्य पर आग्रह रहकर अथवा सत्य को साक्षी करके प्रेम के द्वारा स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहना है। गांधी जी सत्याग्रहियों से कहा करते थे कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी बने, ब्रिटिश जाति के विरोधी नहीं। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह का सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं, वह केवल गृह जीवन के नियमों की राजनीतिक क्षेत्र में आरोपण है। गांधी जी ने सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया, जो निम्नलिखित है। सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। सत्याग्रह शक्तिशालियों तथा निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा तथा सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितनी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग केवल निम्नलिखित रूपों में हो सकता है, जैसे हड़ताल, असहयोग, धरना, उपवास, सविनय अवज्ञा, काले करों का भुगतान न करना, अवैतनिक पदों तथा उपाधियों का त्याग करना, सरकारी उत्सवों तथा कार्यों में भाग न लेना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हिजरत अथवा चरम अन्याय के स्थान को त्याग करना आदि। सत्याग्रह के सभी रूप को अहिंसा के प्रयोग से समर्पित होना चाहिए। असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ है अन्यायी शासन से असहयोग करना। 1920 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था कि असहयोग का प्रमुख साधन है हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना आदि। 1920 के असहयोग कार्यक्रम के सूत्र: उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को नामांकित पदों से त्यागपत्र देना। दूसरा, सरकारी अधिकारियों द्वारा अथवा उनके सम्मान में आयोजित अधिकारी उत्सव, दरबारों तथा अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यक्रमों में उपस्थित होने की मनाही। तीसरा, सरकारी स्वामित्व, सहायता तथा अथवा नियंत्रण वाले विद्यालयों में बच्चों को क्रमिक ढंग से निकालना तथा ऐसे विद्यालयों के स्थान पर विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। चौथा, वकीलों तथा विवाद पक्षों द्वारा ब्रिटिश न्यायालय का क्रमिक बहिष्कार, निजी मध्यस्थता या पंचायती न्यायालय की स्थापना और उनकी सहायता से निजी विवादों का समाधान करना। मेसोपोटामिया में सेवा के लिए सेना, क्लर्क तथा श्रमिक वर्ग द्वारा स्वयं का भर्ती करने से मनाही। सुधारित परिषदों के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अपने उम्मीदवार को वापस लेना तथा मतदाताओं द्वारा उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने से मनाही जो कांग्रेस के परामर्श के बावजूद चुनाव से खड़ा हो। किसी वस्तु का बहिष्कार, अस्त्रों का सामर्थ्य तथा करों की अदायगी का स्थगन। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका अर्थ है अनैतिक नियमों को तोड़ना। यह क्रांति का रक्तहीन रूप है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग 1930 के दांडी यात्रा के रूप में किया था। हिजारत। तीसरा, इसका अर्थ है अस्थायी निवास स्थान से दूसरी जगह ले चले जाना। गांधी जी उन व्यक्तियों को जो आतंकपूर्ण स्थान पर रह रहे थे दूसरी जगह चले जाने की सलाह दी थी। चौथा, उपवास। गांधी जी उपवास को अग्निवान कहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जब कई बार उपवास किया था। आलोचना। गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी मतों के कुछ आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, यह अत्यधिक आध्यात्मिक है। C.M. कैस के अनुसार सैद्धांतिक रूप से सत्याग्रह एक श्रेष्ठ विधि हो सकता है। व्यवहार में यह अत्यधिक आदर्शवादी है क्योंकि यह प्रबल आत्मनियंत्रक प्रयोजन की अधिक अस्थायी एकता, मुख सहन की उच्चतर क्षमता और जितना मानवों ने अब तक प्राप्त किया है उससे अधिक उच्च नैतिक विकास की मांग करता है। द्वितीय, गांधी जी ने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं चाहते, परंतु कोई सत्याग्रही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसमें दूसरा पक्ष ऐसा अनुभव करे। अतः देश ने सत्याग्रह के विभिन्न उपायों को बल प्रयोग के उदाहरण माना है। गांधी जी के संपत्ति संबंधी विचार। गांधीवाद न तो पूंजीवाद है न समाजवाद, न दोनों का मिश्रण है। गांधी जी अहिंसक तरीके से पूंजी का विभाजन करना चाहते थे। उनका कहना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई वो गरीबों में उसका एक भाग दे दे। न्याय। ट्रस्टीशिप की व्यवस्था चाहती थी कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे परंतु स्वयं उसका संरक्षक माने, उसका स्वामी नहीं। यह ईशोपनिषद में प्रस्तुत अपरिग्रह के आदर्श पर
आधारित है तथा यह भागवत के आदर्श के अनुरूप ही है, जिसकी यह मान्यता है कि हमारा दावा केवल उतने पर है जो हमारी भूख शांत करे, अन्यथा उससे अधिक की इच्छा रखना चोरी के समान है जो दंडनीय अपराध है। न्याय के सिद्धांत के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक धन तथा कमाई के अर्जन पर लागू होता है। यह चाहता है कि अतिरिक्त धन वैभव न्यास की धरोहर समझा जाए। इसका आशय पुरस्कारों की समानता नहीं बल्कि अधिकारों की समानता है। अधिक क्षमता संपन्न लोगों को अधिक धनराशि रखने का अधिकार है। गांधी जी लोगों को बौद्धिक उपलब्धियों को कुंठित नहीं करना चाहते तथा उन्होंने समाज के हित में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने की अनुमति दी है। यह सिद्धांत निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण अथवा उनके उन्मूलन को अस्वीकार करता है। इसके स्थान पर यह हृदय या मनोवृत्ति का परिवर्तन चाहता है। गांधी जी आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार के नियमों को अस्वीकार किया है। न्यास की संपत्ति का दुरुपयोग होने पर राज्य की कार्यवाही द्वारा उसे ठीक किया जाना चाहिए। ऐसी संपत्ति की व्यवस्था के विनिमय के लिए राज्य कोई कानून बना सकता है अथवा वह हिंसा को न्यूनतम प्रयोग से उसका उन्मूलन भी कर सकता है। गांधी जी के न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार देखा जा सकता है। न्याय की व्यवस्था समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में बदलने का साधन प्रदान करती है। दूसरा, जहाँ तक समाज इसकी अनुमति देता है, यह व्यवस्था इसके आंतरिक संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को मान्यता नहीं देती। तीसरा, यह व्यवस्था धन के स्वामित्व तथा प्रयोग को कानून द्वारा विनिमय करना वर्जित नहीं करती। चौथा, राज्य द्वारा विनियमित न्यास व्यवस्था के अधीन कोई व्यक्ति अपने धन का स्वामित्व अथवा उसका प्रयोग केवल अपने संतोष के लिए अथवा समाज के हितों के लिए अपेक्षा करने में स्वतंत्र नहीं होगा। पाँचवां, जैसा यह उचित न्यूनतम योग्य वेतन निश्चित करने का प्रस्ताव किया जाता है, वैसे ही अधिकतम आय की सीमा भी निश्चित नहीं होनी चाहिए जिसकी समाज में किसी व्यक्ति को अनुमति दी जा सके। गांधीवादी अंतिम है कि गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन का चित्र सामाजिक आवश्यकता द्वारा न कि व्यक्तिगत सनक अथवा लालच द्वारा निर्धारित होता है। आलोचना। गांधीवादी न्यास की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी न्यास व्यवस्था की अवधारणा स्वप्नलोकीय है। मानव में धन के प्रति इतना गहरा लगाव होता है कि मैकियावेली के शब्दों में व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु अपनी संपत्ति को किसने हड़पा ये नहीं भूलेंगे। इसे निजी संपत्ति की व्यवस्था का आदर्शवादी समर्थन माना जा सकता है। प्रजातांत्रिक समाजवादी इस प्रकार की व्यवस्था का उपहास करेगा तथा वह लॉस्की की तरह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण के उपाय का समर्थन करेगा, जबकि एक साम्यवादी इसे स्वप्नलोकीय समाजवाद का सूत्र के रूप में अस्वीकार करेगा। अगला पॉइंट है साधन तथा साध्य के बारे में। गांधी जी की दृष्टि में साधन तथा साधन मतलब मीन्स और साध्य मतलब एंड आंगिक रूप से एक दूसरे को साथ इस सीमा तक जोड़े हैं कि पूर्वोक्त में से ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने मैकियावेलीवादियों द्वारा तथा मार्क्सवादियों की इस धारणा को अस्वीकार किया कि साध्य साधनों का औचित्य निर्धारित करते हैं। इसके स्थान पर उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जैसे साधन वैसा साध्य और साधन के संबंध में गांधी जी का कहना था कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति साधनों का ध्यान रखता है तो उद्देश्य स्वयं अपना ध्यान रखेंगे। इस कारण 1922 में प्रारंभ में असहयोग आंदोलन को उन्होंने चौरी चौरा घटना में हुई हिंसा के कारण स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने इस बात पर बल देते हैं कि राज्य अपने आदर्श चरित्र को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके साधन हिंसा से दूषित हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में अहिंसा स्वराज से पहले है। दोनों के बीच संबंध इतना घनिष्ठ है कि यदि कोई व्यक्ति साधनों को ध्यान में रखता है तो साध्य अपना ध्यान स्वयं रखेगा। उन्होंने कहा था कि स्वराज को प्राप्त करने के लिए प्रयास ही स्वयं स्वराज है। उन्होंने कहा, मैं अपने समस्त जीवन देश की स्वतंत्रता में लगाया, फिर भी यदि यह मुझे हिंसा द्वारा मिल सकती है तो मैं इसमें नहीं लेना चाहता हूँ। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्व प्रणाली संसदीय व्यवस्था का विचार। गांधी जी ने संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था को अस्वीकार किया। उन्होंने संसद को बांझ महिला बताकर उसकी निंदा की। कार्लाइल की तरह उन्होंने इसे बातूनी दुकान तथा स्वार्थियों तथा पाखंडियों से भरी संस्था बताया। यह एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी ओर में कोई लाभजनक कार्य नहीं किया है तथा ये सदैव असमंजस और अनिश्चितता से पीड़ित रहती है।
उन्होंने कहा आज यह एक्विस्ट के अधीन है, कल यह बेफ्लोर के अधीन हो सकती है। जिसे आज बनाया गया कल उसे मिटाया जा सकता है। ऐसे भी उदाहरण का स्मरण करना संभव नहीं जहां इसके कार्य की पूर्णता की भविष्यवाणी की जा सके। गांधी जी तो हिंदू स्वराज में ब्रिटिश जनता की तुलना में एक पतित औरत और वेश्या से की है। ब्रिटिश संसद की तुलना, जिसके द्वारा कोई अच्छा कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन याचनाओं और दबाव के माध्यम से कार्य करती है। चुनाव के संबंध में गांधी जी का कहना था कि लोग प्रसन्नतापूर्वक विश्वास करते हैं कि चुनाव द्वारा सुशासन की स्थापना करते हैं, किंतु उनका यह विश्वास कभी पूर्ण नहीं हो पाता। इसके विपरीत चुनाव द्वारा एक शोषणकारी वर्ग जन्म लेता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की नैतिक पतन कर दिया जाता है। गांधी जी जानते थे कि चुनाव से बचा नहीं जा सकता, अतः वह चाहते थे कि निर्वाचन में जो प्रत्याशी खड़ा हो उनकी अर्हताएं विशेष रूप से कठोर हो। वे चाहते थे कोई प्रत्याशी मतों के लिए प्रार्थना न करे, बल्कि प्रत्याशी केवल मतदाताओं की सेवा करके मत प्राप्त करे। गांधी जी सभी नागरिकों की मतदान के अधिकार देना चाहते थे और तथा मताधिकार के लिए अर्हता अनिवार्य मानते थे। वह कुछ काम अवश्य करता हो। गांधी जी की सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। इस दृष्टि में उन्हें गांव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अधिक उपयुक्त और लाभप्रद प्रतीत हुई। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद और गांधी जी। गांधी जी के राष्ट्रवाद की नींव भौतिक आकांक्षाओं पर आश्रित न होकर जीवन की श्रेष्ठता और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आश्रित थी। उन्होंने राष्ट्रवाद को हमारे सामने अत्यंत शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहां भारत एक राष्ट्र है वहां वह विश्व का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। गांधी जी का राष्ट्रवाद उनके विश्व प्रेम का ही एक रूप था। उनका कहना था, मेरा लक्ष्य विश्व मैत्री है, हम विश्व भ्रातृत्व के लिए जीना मरना चाहते। गांधी जी सच्चे राष्ट्रवादी ही नहीं अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। उनके आंदोलन के पीछे त्याग की भावना है कि मानव को अपने राज्य के आगे जाकर संपूर्ण मानव जाति से प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद बुराई नहीं, यह तो संकीर्णता, स्वार्थ तथा पृथकतावादिता तथा आधुनिक राष्ट्रों के विषय हैं जो बुराई हैं। गांधी जी के चिंतन में महानता ये है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के मामले में संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के साथ जोड़ना चाहा। गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूं, ताकि मेरे देश के संसाधनों का प्रयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सके। जिस प्रकार आज देशभक्ति का पंथ हमारे शिक्षा देता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को गांव के लिए, गांव को जिले के लिए, जिले को प्रांत के लिए तथा प्रांत को देश के लिए बलिदान देना चाहिए, वैसे ही इस देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि यह यदि आवश्यक हो तो विश्व के लाभ के लिए अपने प्राण दे सके। गांधी जी के शब्दों में विशुद्ध राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं हो सकती, बल्कि उसके विकास में सहायक है, क्योंकि एक व्यक्ति राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है। गांधी जी का आदर्श वसुधैव कुटुंबकम था। उन्होंने 1929 में यंग इंडिया में लिखा है कि मैं भारतवर्ष के उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं करना चाहता। गांधी जी ऐसा विश्व चाहते थे जहां वास्तविक शांति तथा सहयोग विद्यमान हो। अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित एक संगठित विश्व संगठन होना चाहिए, जिसमें अहिंसा की नीति में विश्वास रखने वाले सभी राज्य प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए। विश्व राष्ट्रों के मध्य होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक पुलिस बल होना चाहिए। यह अहिंसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के सभी लोगों की समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता देगा, और इस कारण यह साम्राज्यवाद, जातिवाद, युद्ध तथा अन्य बुराइयों की समाप्ति के लिए कार्य करेगा, जो आज सुखद अंतर्राष्ट्रीय जीवन के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुत करती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वराज। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वशासन, परंतु गांधी जी की व्यवस्था में इसके भिन्न अर्थ हैं। प्रथम इसका अर्थ राष्ट्रीय मुक्ति है। हमारे देश के संबंध में इनका अर्थ ब्रिटिश राज्य की समाप्ति से था। गांधी जी के विषय में स्वराज का संपूर्ण अर्थ अहिंसा तथा सत्याग्रह के साधनों से स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। द्वितीय, गांधी जी ने स्वराज की व्याख्या इस प्रकार की है, यदि संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तथा आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वतंत्रता के रूप में की है। इसका अर्थ था 1920 में उन्होंने विदेशी शासन को स्पष्ट रूप से शैतान का शासन कहा है। उन्होंने कहा है कि इस स्वराज का अर्थ है ऐसी दशा जिसमें हम अंग्रेजों की उपस्थिति के बिना अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। यदि यह साझेदारी हो सकती है तो यह साझेदारी सहमति पर निर्भर होनी चाहिए। गांधी जी व्यवस्था में स्वराज शब्द का तत्वमीमांसा निहितार्थ भी है, अर्थात स्वराज राम राज्य का समरूपी बन जाता है। एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि राम राज्य से मेरा अभिप्राय हिंदू राज्य से नहीं,
इसे ईश्वर का साम्राज्य मानता हूँ। राम राज्य का प्राचीन आदर्श सच्चे प्रजातंत्र का आदर्श है। इस प्रकार स्वराज का निहितार्थ है पूर्ण सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की अवस्था। राम राज्य स्वराज की चरम अवस्था है। अगला पॉइंट है स्वदेशी। इसका अर्थ है स्थानीय तथा देश में निर्मित वस्तु। स्वदेशी हमारे भीतर की भावना है जो हमें तत्काल अपने निकट के परिवेश का उपयोग करने, वंश की सेवा करने किंतु अधिक दूरी की वस्तुओं को त्यागने का आदेश देती है। अगला है गांधी जी का विकेंद्रीकरण। राजनीति और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण गांधी जी की अहिंसा का प्रधान राज्य का मुख्य लक्षण था। गांधी जी के अनुसार विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था शक्ति और हिंसा पर आधारित होती है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि ग्रामों को अपने कार्यों की व्यवस्था करने में अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अपनी ओर से कार्य करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। उनके ऊपर राष्ट्रीय या संघीय सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होना चाहिए। जबकि आर्थिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य विशाल पैमाने पर कार्य करने वाले उद्योगों और कारखानों को बंद कर उसके स्थान पर कुटीर उद्योगों को स्थापित करना है। गांधी जी स्वदेशी व कुटीर व्यवस्था के समर्थक थे। गांधीवाद औद्योगिकरण का विरोध करते हुए भी उस सीमा तक मशीनों के प्रयोग की अनुमति नहीं देते जब तक संपूर्ण समाज के लिए हितबाधक नहीं है। अगला पॉइंट है सर्वोदय और गांधी जी। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ सबका उत्थान है। यह गांधीवादी समाजवाद का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। यह एक नवीन दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है। इसका लक्ष्य गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य विनोबा भावे के अनुसार यह है कि सभी सुखी हो। इसके अतिरिक्त उनकी परिभाषा गांधी जी के निष्ठावान शिष्यों जैसे जयप्रकाश नारायण, दादा भाई, धर्माधिकारी धीरेन्द्र मजूमदार, शंकर राव देव, के.जी. मसरूवाला आदि द्वारा गांधीवाद के विस्तार रूप से की जा सकती है। सर्वोदय अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार सभी के सर्वांगीण कल्याण का प्रतीक है। उसका विश्वास है कि संस्थाओं तथा संबंधों को सत्य व अहिंसा के दो सिद्धांतों के अनुरूप निर्मित करना चाहिए। उनका विश्वास है कि प्रतिबंध व बल नहीं बल्कि प्रेम व स्नेह एकमात्र अस्थायी तथा दृढ़ रूप है जो व्यक्तियों को स्वतंत्र तथा समान मानवों को समाज में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। मानव के भीतर बने प्रतिद्वंदी तथा लड़ाकू मनोविकारों को खुली छूट न देती इन शक्तियों को उत्पन्न किया जा सकता है, न उन्हें दृढ़ बनाया जा सकता है। सर्वोदय आंदोलन के दार्शनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक निहितार्थ यह है कि भारत की आत्मा को खोजने तथा सुरक्षित बनाने एवं सामाजिक व आर्थिक स्तरों पर इसे पूर्णता प्रदान करने का प्रयास है। अगला पॉइंट है दार्शनिक एवं नैतिक निहितार्थ। सर्वोदय का दार्शनिक एवं नैतिक निहितार्थ यह है कि इसका लक्ष्य राजनीतिक आध्यात्मिकरण है। यह कोरे भौतिकवाद के मार्ग को पूरी तरह अस्वीकार करता है। इसी कारण मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक व ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का खंडन करता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मानव को अच्छाई के प्रोत्साहन को खोजने के लिए भौतिकवाद के आगे ले जाना चाहिए। उसके उपसूत्र के रूप में मैं अनुभव करता हूँ कि सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य भौतिकवादी दर्शन की प्रेरणा से सफल नहीं हो सकता। सर्वोदय का दर्शन भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। यह केवल योगियों सन्यासियों का दर्शन नहीं, यह व्यवहारिक समाज सुधारकों की रचनात्मक कार्यकर्ताओं के जीवन का मार्ग है। यह गांधी जी के कर्मयोग के अभिव्यक्ति कार्य करता है। आर्थिक निहितार्थवाद अगला पॉइंट है। सर्वोदय का आर्थिक निहितार्थ यह है कि ग्रामीणीकरण, विकेंद्रीकरण तथा दान वृत्तियों का आग्रह करता है। यह सम्यक मुआवजा देकर, जिसका समष्टिवादी तथा प्रजातांत्रिक समाजवादी समर्थन करते हैं, अथवा बिना मुआवजे के बल प्रयोग द्वारा राज्य की कार्यवाही द्वारा संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। इसके स्थान पर वह गांधी जी द्वारा प्रस्तुत न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है। इस बात पर बल देकर सारी धरती ईश्वर की है, विनोबा भावे जी ने भूमि के स्वामित्व के बारे में ईश्वरीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर्वोदय आंदोलन ग्रामीण सभ्यता की ओर उन्मुख समाज निर्माण करना चाहता है, जिसमें उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा तथा जितना संभव हो सके गांव आत्मनिर्भर होंगे। राजनीतिक निहितार्थ। सर्वोदय आंदोलन एक नए प्रकार की राजनीति प्रस्तुत करना चाहता है, जिसे वह लोकनीति कहता है। राजनीति का पश्चात धारणा सत्ता, शक्ति, नियंत्रण, प्रशासन, दमन, सत्ता की होड़, स्वार्थी दलों और समूहों की भूमिका आदि का द्योतक है। परंतु लोकनीति की धारणा आत्मसंयम, आत्मत्याग, जनता की निस्वार्थ सेवा, स्वतंत्रता, अनुशासन, ईश्वर में विश्वास तथा फल की कामना न करते हुए कर्तव्य पालन का प्रतीक है। विनोबा जी के अनुसार मैं एक निश्चित फकीर हूँ जो यह जानते हुए कि संसार की सेवा करता है कि यह एकमात्र भ्रम है।
उनके शब्दों में बहुमत का शासन एक रिवाज बन गया है जिसका कोई महत्व नहीं रह गया है कि क्या बहुमत के कुछ सिद्धांत व चरित्र हैं। क्या बहुमत का शासन केवल पशुबल नहीं है। सर्वोदयवादियों के अनुसार दलीय प्रजातंत्र की कुछ बुराइयां हैं, इसलिए वह दल ही विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय की राजनीति का लक्ष्य यह देखना है कि सत्ता के सभी केंद्र समाप्त किए जाए, या यह राजनीति जितना विस्तार करेगी पुरानी राजनीति उतनी ही संकुचित होगी। यह राज्य का वास्तविक लोप होगा। विनोबा जी के शब्दों में स्वराज से आशय उस अवस्था से है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के ऊपर सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा। इनसे यह विदित होता है कि राजनीति सिद्धांत होने के नाते सर्वोदय कोमल रूप में अराजकतावादी है। यह सामाजिक संगठन के रूप में राज्य की उत्पत्ति को इससे पूर्व की हिंसात्मक अराजकता की दशा में एक सुधार मानता है। यह समाज के विकास में हिंसा की दशा में अहिंसा की दशा की ओर प्रगति को चिन्हित करता है, परंतु यह संक्रमण की अवस्था के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, तथा सामाजिक परिपूर्णता उच्चतर की दशा और उठाने के लिए निहित है, जब अपने आचरण को विनियमित करने के लिए लोगों के दमनकारी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आलोचना। इस स्वप्नलोकीय समाजवाद को भारतीय संस्करण कह सकते हैं। यह विवादास्पद विषय है कि क्या कोई आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों की भूमिका के बिना काम कर सकेगी। सर्वोदय के संपूर्ण चिंतन को ओवेन तथा सेंट साइमन के अनुयायियों के जगत के संबंध में रखने वाले सिद्धांत मानकर मार्क्सवादी इसका उपहास करेंगे। समष्टिवादी मानव के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की दृष्टि से एक अत्यंत सीमित समाज शासन के सुझाव का समर्थन नहीं करेंगे, तथा उदारवादियों को भी सर्वोदयवादियों द्वारा कल्पित आदर्श समाज की व्यवहारिकता पर संदेह करने के कारण उपलब्ध होगा। परंतु सर्वोदय आंदोलन के नेताओं के अपने दृढ़ विश्वास हैं। जयप्रकाश नारायण ने वर्तमान सामाजिक दर्शनों तथा व्यवस्थाओं में स्पष्ट सुधार प्रस्तुत करने का दावा किया है। सर्वोदय का दर्शन इतना संश्लिष्ट है कि यह पूर्व और परिचय के दर्शन को मिश्रित करना चाहता है। यह पश्चिम के उदारवाद व समाजवाद को बहुत कुछ ग्रहण करता है तथा उसके पूर्व के अध्यात्मवाद तथा मानववाद के तत्वों से मुक्त करता है। एरिक फ्रॉम का कहना है कि मानवीय समाजवाद का लक्ष्य किसी औद्योगिक समाज के कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम केंद्रीकरण के अनुकूल अधिकतम विकेंद्रीकरण को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीकृत राज्य के कार्य को न्यूनतम सीमा तक घटा देना चाहिए, जबकि मुक्त रूप से सहयोग करने वाले नागरिकों की स्वेच्छापूर्वक गतिविधि को सामाजिक जीवन के केंद्रीय तंत्र का निर्माण करना चाहिए। मूल्यांकन। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे एक महान राजनीतिक संगठनकर्ता, लोक नेता और नैतिक सुधारक थे। उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने पूरे सिद्धांतों के आधार पर नई समस्याओं को सुलझाने का भागीरथ प्रयत्न किया। भौतिकता सदैव नवीनता में नहीं होती, परंतु पुरानी बातें नवीन ढंग से कहा जाए तो वह मौलिक है। अतः गांधी जी और उनके विचार की उपयोगिता एक देशीय और एक कालिक न होकर सर्वदेशीय और सर्वकालिक है। धन्यवाद। इस अध्याय में केवल इतना ही। अगले अध्याय में हम फांसीवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।